नमस्कार दोस्तों, देखिए कि पिछले क्लास में हम लोग क्या चीज पढ़े थे। संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संविधान के बारे में क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे, पहला क्या पढ़े थे, हम लोग राज्य का भूभाग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग का यहाँ का नागरिकता कैसे मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, नागरिकता मिल गया तो यहाँ हम लोग का कुछ मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा। मौलिक अधिकार पढ़ लिए तो फिर यहाँ का क्या, कुछ ऐसा अधिकार, मौलिक अधिकार के बाद कुछ ऐसा अधिकार जो कि क्या है, राज्य के ऊपर है, वो हम लोग को पढ़ना है कि राज्य के इच्छा के अनुसार है। उसके लिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, फोर्सेबल नहीं कर सकते हैं। राज्य को मन करेगा तो देगा और नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। उसी के बारे में हम लोग को कौन बोले थे, देख लीजिए यहाँ केटी साहब बोले थे कि वो बैंक का उस चेक के समान है कि अगर राज्य को मन करेगा तो क्या करेगा, बैंक का उस चेक के समान है कि वो बैंक के इच्छा के अनुसार है कि वो पैसा देगा कि नहीं। देखिए हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य का नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब समझिए, इतना लंबा लंबा बोलने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा चीज बोले जो आपको समझ में आ जाए, इसलिए अपना लैंग्वेज में समझिए कि आपका ऐसा चीज जो आपके पापा जी के अनुसार है कि वो आपको देंगे कि नहीं देंगे, यानी कि उसके लिए आप पापा जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको बर्थडे में मोटरसाइकिल देंगे कि साइकिल देंगे, ये पापा जी के अनुसार है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमको ये चीज चाहबे करिए, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा वो आपको चाहिए, वो आपका क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। उस ऐसा चीज जो कि आपके आवश्यकता, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब का आपका जरूरी चीज है, तो ये आपको पिताजी देंगे ही। लेकिन अब देखिए आप कहिए कि ना ना हमको ब्लैकबेरी का शॉर्ट खरीद दीजिए, तो वो पापा जी के अनुसार है, वो उनके इच्छा के अनुसार है कि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन कैसा, तब वो देंगे। तो यही हम लोग का, यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि ऐसा चीज जो राज्य के अनुसार है, राज्य की इच्छा पर है कि देगा कि नहीं देगा। सबसे पहले देख लीजिए इसको कौन लाया था, तो BN राव और केटी साहब इसको कहे थे कि उस चेक के समान है जो बैंक की इच्छा के अनुसार है कि वो आपको देगा कि नहीं देगा पैसा। अम्बेडकर कहते हैं लोक कल्याण और सामाजिक आर्थिक, सामाजिक एंड आर्थिक, 4 लिख दिया लेकिन सामाजिक एंड आर्थिक होगा। मतलब कि इसमें आपको क्या कह रहा है कि लोक का कल्याण हो और सामाजिक और आर्थिक विकास हो, सामाजिक और आर्थिक डेवलप हो, सामाजिक और आर्थिक विकास हो। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले बात समझ जाइए कि भाग कितना में आता है, तो भाग 4 में आता है। अनुच्छेद कितना से कितना तक, तो 36 से 51 तक। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग का कितने भाग में आता है और हम लोग का क्या है। जैसे ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो भाग 3 में क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए हम लोग का क्या है, अब कह रहा है कि 36 जो अनुच्छेद है वो राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा देता है तो राज्य का मतलब क्या, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश ना। राज्य का मतलब विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, मतलब कि जितना भी राज्य के अंतर्गत कार्य होता है सब राज्य की परिभाषा में आ जाता है। यानी कि वो उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, परिभाषा दे रहा है, जैसे कि उसके बारे में बता रहा है। अब देखिए न्यायालय में परिवर्तनीय और बाध नहीं है। बाध कहने का मतलब इसके लिए आप न्यायालय में बोल नहीं सकते हैं कि हमको ये राज्य काहे नहीं दे रहा है। नीति निर्देशक तत्व में ऐसा चीज रखा गया है जिसके लिए आप न्यायालय में कह नहीं सकते हैं कि हमको ये काहे नहीं दिए, हमको दीजिए। जैसे कि आपको अगर शिक्षा ना मिले तो आप जाके कह सकते हैं, पहले शिक्षा का भी अधिकार यही था, लेकिन यहाँ से उठा के कहाँ डाल दिया गया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में डाल दिया। जैसे कि आपका मौलिक अधिकार क्या है, आपका मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, पढ़े थे ना, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद 29-30 हम लोग क्या पढ़े थे, शिक्षा के एवं शैक्षणिक सांस्कृतिक शिक्षा संस्था में हम लोग को क्या होना चाहिए, छूट होना चाहिए। 31 हम लोग का अनुच्छेद 31 क्या कर दिया गया था, पहले हम लोग का संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसी अनुच्छेद 32 क्या करता है, संविधान का आत्मा कहते हैं उनको कौन, अम्बेडकर साहब। थोड़ा रिवाइज करते चलिए, रिवाइज करते चलिएगा तब ये कुछ होने वाला है, नहीं तो पढ़ लिए भूल जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। क्या हो गया, तो संविधान का उपचार बताता है कि कैसे संविधान में उपचार हो। 33 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट को क्या करता है, फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 33 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 33 क्या करता है, आर्टिकल 33 जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको कुछ लोगों को क्या करता है, उसको मतलब कि कम करता है। जैसे कि आप समझ जाइए कि आपका मीडिया वाला अगर मौलिक अधिकार का फायदा उठाए,
और स्वतंत्रता वो कहे कि नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमको जो मन आएगा सो बोलेंगे। और क्या हो रहा है, कुछ देश में ऐसा प्राइवेसी चीज बन रहा है, उसको पर्दाफाश कर दिया, या मीडिया वाला ऐसा कर दे, कैसा कर दे, मीडिया वाला छोड़ दीजिए, आपका जो क्या है गुप्तचर है यहाँ का, जो गुप्तचर है वो क्या कर दिया, वो यहाँ के गुप्तचर यहाँ के बात वहां कर दिया, वो अपना मौलिक अधिकार समझ के। तो ये सब सेना हो गया, इस सब पर क्या लगता है, कुछ आदमी पर मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कम किया जाता है। वही आर्टिकल 33 है। 34 क्या है, तो सैन्य कानून मार्शल लॉ, जहाँ पे सैन्य कानून लगेगा वहां भी मौलिक अधिकार को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा कम किया जाएगा, वहां पे उसका मौलिक अधिकार का थोड़ा सा हनन होगा। 35 क्या कहता है, तो 35 कहीं ना कहीं आर्टिकल क्या कहता है कि हमको क्या करना है, अगर संविधान संसद जो है वो आपका कहीं ना कहीं जब मौलिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, मौलिक अधिकार को ऊपर उठाने के लिए उसमें संशोधन कर सकती है। अब 35 तक हम लोग समझ गया, 35 आर्टिकल तक तो हम लोग समझ गए, 35 तक समझ गए। तो अब हम लोग को क्या समझना है, आर्टिकल 35 तक काहे भाग रहा है जी, बड़ा भागता। देखिए 35 तक समझ गए। अब आ गया 36 में क्या पढ़े, तो राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय में परिवर्तनीय यानी कि बाध्य योग्य नहीं होगा क्या, डीपीएसपी। लेकिन मौलिक अधिकार बताइए कमेंट करके, न्यायालय में बाध्य योग्य है कि नहीं। अगर आपको मौलिक अधिकार राज्य नहीं दे रहा है, सरकार नहीं दे रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी अगर नहीं दे रहा है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लोक कल्याण की अभिवृत्ति, ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है, लोक कल्याण की अभिवृत्ति से बनाया गया। और लोक कल्याण में कैसा कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों विकास हो, तीनों डेवलप हो, इसलिए इसको बनाया गया। ये कितना अनुच्छेद कह रहा है, 38, आर्टिकल 38। 39 क्या कहता है, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री हो पुरुष हो, अगर एक ही काम कर रहा है, जैसे कि मान के चलिए कोई स्त्री है वो खेत में काम करने गई, तो उसको कहता है नहीं हम उतना कम, थोड़ा कम ही पैसा देंगे। और पुरुष है तो उसको कहता है बढ़ा के देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ है, डीपीएसपी में। अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते कि अरे भाई हम महिला है, हमको इतने दे रहा है, तो ऐसा आप जाके न्यायालय में नहीं कह सकते। ये आपके राज्य के ऊपर है कि उसको लागू करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अब देखिए 39 का क क्या कहता है कि समान न्याय निशुल्क विधि सहायता। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। विधि का मतलब कानून। तो यानी कि समान न्याय, सोशल जस्टिस समान होना चाहिए महिला पुरुष में। और निशुल्क विधि यानी कि निशुल्क कानून की सहायता। अगर कोई है जिसको कानून की सहायता लेने लायक नहीं है तो निशुल्क भी ले सकता है। आगे देखिए हम लोग का 39 का क का मतलब पहले समझ जाइए। जहां पे क, ख या फर्स्ट, सेकेंड या ABCD आ जाए, क आ जाए, ए आ जाए या फर्स्ट आ जाए, वहां समझिएगा कि संविधान में संशोधनों के बाद में जोड़ा गया है। जहां भी क, एक और ए आ जाए तो समझिएगा क्या हुआ है, वो बाद में जोड़ा गया। 39 कंप्लीट हो गया। 49 कहता है, देख लीजिए 49 क्या कहता है कि ग्राम पंचायत सभी गांव में होना चाहिए। सभी गांवों में क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। ये में एगो बड़का विवाद हो गया। देखिए कैसे विवाद हो गया। अंबेडकर जी कहते थे कि नहीं, ग्राम पंचायत का जो गठन है ना वो हर एक गांव में नहीं होगा। और महात्मा गांधी जी कहते थे नहीं, जब निचली स्तर से शासन का शुरुआत होगा तो कहीं ना कहीं गांव में सभी को क्या मिलेगा, समानता मिलेगा, सभी राम राज आएगा। तो इसमें अब देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिए, बिहारी जो है झगड़ा लगावे में नंबर 1 और झगड़ा सुलझाने में भी नंबर 1। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो क्या करते थे, संविधान के मेन वक्ता वही थे, वही कोई भी विवाद होता था तो सुलझाते थे। तो बोले महात्मा गांधी को और अंबेडकर साहब को समझाए और महात्मा गांधी को समझाए, कहे कि आप ऐसे कीजिए, इसको रीति निर्देशक तत्व में डाल दीजिए कि जिस राज्य को मन करेगा वो ग्राम पंचायत का लागू करेगा और जिस राज्य को लागू मन नहीं करेगा वो ग्राम पंचायत लागू नहीं करेगा। अब देखिए, अब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता अनुच्छेद 41 कहता है। जैसे कि कोई आदमी वृद्धा हो गया तो उसको वृद्धा पेंशन मिलता है। अब किसी स्टेट में अगर वृद्धा पेंशन नहीं भी मिलेगा तो आप उसके लिए सरकार के पास नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको बूढ़ा पेंशन काहे नहीं मिल रहा। अब अगर देख ले तो बूढ़ा पेंशन के अलावा आप क्या देख सकते हैं, विकलांग, शिक्षा, इस सब के लिए। विकलांग का कहने का मतलब कोई विकलांग है उसको अगर पैसा चाहिए तो राज्य के ऊपर है, देगा चाहे नहीं देगा, वो आप उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 41 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 42 क्या कहता है, न्याय संगत मनोचित प्रस्तुति सहायता।
इसको ध्यान से समझिएगा। न्याय संगत प्रस्तुति सहायता, न्याय संगत के कहने का मतलब सभी के साथ समान सेम क्या होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में कोई आया तो उसको बाहर नीचे में बैठाइए और किसी को ऊपर बैठाइए। अब क्या हो, ये कह रहा है मनोचित दशा, जिसका मानसिक स्थिति से ठीक हो, प्रस्तुति सहायता। अगर महिलाओं को क्या हो, प्रेग्नेंट हो या मंथली सर्कल होता है, एक महिलाओं में क्या होता है, तो उसको 3 दिन के लिए क्या करना है, छुट्टी देना है, जो कि उड़ीसा राज्य इसको लागू किया। सभी राज्य में लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसको लागू करना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं 3 दिन को क्या होना चाहिए, महिलाओं और लड़कियों को 3 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए अगर कहीं पे कार्य कर रहा है, क्योंकि उनका एक क्या होता है, मंथली सर्कल होता है, जिस कारण उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये भी क्या है, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ये राज्य के ऊपर है, इसको लागू करेगा चाहे नहीं लागू करेगा। समझ रहे हैं तो बोलिए हाँ। आगे देखिए, अब हम लोग कहां तक पहुंच गए, 43 पर पहुंच गए। इसको हम लोग अभी एक अथी के माध्यम से समझेंगे, क्या के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। 41, 42, 43 को निर्वाह योग्य मजदूरी। देखिए याद कीजिए, मौलिक अधिकार याद कीजिए। मौलिक अधिकार में क्या था, मौलिक अधिकार में राज्य कह रहा था कि क्या करना है, किसी से भी, मतलब कि किसी से भी मजदूरी जो करवाना है तो कम पैसा देके नहीं करवाना है, बलात् श्रम या कहीं ना कहीं क्या बंधुआ मजदूरी नहीं करवाना। यहाँ कह रहा है कि मजदूरी करवाइए तो कम से कम निर्वाह योग्य यानी कि लिविंग योग्य उसको क्या दीजिए, मनी दीजिए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद कामगारों की भागीदारी, जिसमें लोगों का कामगार जो है उसका, अगर देखिए कि कोई अभी क्या है, हमारे अभी यहाँ पे देखिए एगो बैठा है कौन, मैनेजमेंट करने वाला टीम। अब इसको हम कुछ भी अपना शेड्यूल चेंज करें, इसको नहीं बताए, तो यही कह रहा है कि जो आपका कामगारों है उसकी भागीदारी होना चाहिए, और कामगारों से किसी भी काम करने से पहले क्या कीजिए, सलाह लीजिए। उसके बाद सहकारी मजदूरी, यानी कि आप देखिए अमूल जानते हैं, अमूल पता है, अमूल बहुत पुराना कंपनी है, वो कथी के द्वारा खुला गया था पता है, सरकार के द्वारा खुला गया था। वो कहा लगी मालूम है, सहकारी समिति के द्वारा, जिसको सरकार क्या करती है, देती है। 4-5 गोटा के संगठन बना के गांव में किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है। आज देखिए कितना बड़का अमूल हो गया। अमूल का दूध न मिलता है, पेड़ा न मिलता है, आइसक्रीम न मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, दिल्ली न मिलता है, पंजाब न मिलता है, कहाँ नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है सरकार का, डीपीएसपी में ये भी रखा गया है कि सहकारी समिति का क्या हो, कोऑपरेशन, मतलब कि सहकारी समिति, सहकारी मजदूर का स्थापना हो। अब देखिए हम लोग का अनुच्छेद 44 क्या कहता है। 44 से पहले आप समझिए कि अभी हम लोग यहाँ 3 वो चीज पर है, इसका एगो परिभाषा समझिए। ये क्या कर रहा है, कुछ दशाओं में, तो इसका द निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, द। अब देखिए ये द हो गया, इसका दिखा दीजिए मनोचित दशा है तो इसका म निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, म। और इसका क्या निकाल लीजिए, यहाँ है ना निर्वाह योग्य मजदूरी, तो इसका न निकाल लीजिए, क्या हो गया, दमन हो गया। अब इसको अनुच्छेद में विभाजित कर दीजिए, 41, 42, 43 दमन हो गया। अब 41 क्या कहता है, 10 से याद रखिएगा, खाली दमन याद रखना है, 41, 42, 43 तीनों याद हो जाएगा। 10 से क्या करना है कि कुछ दशाओं में सरकार क्या करेगी, आपको सहायता करेगी, कुछ दशाओं में। जैसे कि आप क्या होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 41, देखिए कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आपको दिया जाएगा। तो कुछ दशाओं में जैसे कि बूढ़ा हो गए या आपको विकलांग हो गए या आपातकाल का स्थिति आ गया, उसमें सरकारी दशाओं में आपको म से क्या है, तो देखिए यहाँ म से क्या हो जाएगा, मनोचित। यहाँ देखिए आपको यहाँ से निकालना है हमको, मनोचित दशा, यानी कि मनोचित दशा में सरकार इसको क्या करेगा, उसको छुट्टी देगा अगर किसी का मानसिक स्थिति खराब नहीं है, मनोचित दशा है। और यहाँ 9 से निकाल लेंगे निर्वाह योग्य मजदूरी, ट्रिक से याद करेंगे जल्दी हो जाएगा। निर्वाह योग्य मजदूरी हम लोग का 41, 42, 43 तीनों कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का अनुच्छेद कितना से कितना तक था, तो हम लोग से अनुच्छेद जो था 40 यहाँ 36 से 51 तक क्या चीज में था, कहीं ना कहीं डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। अब हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 44। ये जो अनुच्छेद 44 है ना, ये बड़ा अच्छा चीज है। ये अच्छा चीज कैसे है देखिए, समझाते हैं आपको। अनुच्छेद 44 कहता है, चलिए इसको लिख नहीं पाया है क्या कि समय का व्यस्तता था, इसको लिख के पढ़ाते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है यूसीसी, आज से पहले आप बहुत बार सुने होइएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या होता है, तो सभी कार्यों के लिए इसको अनुच्छेद 44 को क्या बोलते हैं, समान नागरिक
संहिता। अब वो पढ़ लो, ना यूपीएससी में छूटेगा, ना दरोगा में छूटेगा, ना बीपीएससी में छूटेगा, कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। खाली इसको ध्यान से पढ़ लो, ऐसे आसान कहीं नहीं समझाएगा आपको। आप जाके पूरा यूट्यूब खंगार लीजिए। और समान नागरिक संहिता में कहता क्या है, तो इसमें एगो बड़ा भेद है। मुस्लिम वाला क्या कहता है, मुस्लिम का एगो लॉ है। मुस्लिम में देखिए, इनमें 3 गो चीज में विवाद होता है। एगो ब्याह में, समान नागरिक संहिता कहाँ मांगता है लोग, एगो विवाह में, एगो तलाक में, और एगो गोद लेने में। गोद लेने यानी कि एडॉप्ट करने में। आपको पता है कि आप अगर किसी को गोद लीजिएगा, आपको ये पता होगा कि नहीं, वो जिसको भी आप गोद लेना चाहते हैं वो आपसे 21 साल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30 साल के हैं 21 साल के लड़की के ले लीजिए, आप सोच रहे हैं गोद लिया, ऐसा नहीं है सिस्टम। सरकार दिमाग लगाए हैं, आप 21 साल आपसे अपने से छोटा व्यक्ति को ही गोद ले सकते हैं। अगर आप कितना साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आप 9 साल के लड़की का गोद लीजिएगा। आप अगर 50 साल के हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने से यानी कि 21 साल छोटा आदमी को गोद ले सकते हैं। इसमें एगो बड़ा समान नागरिक संहिता बहुत विवाद में रहता है। हम सरकार को कह रहे हैं कि इसको लागू भी कर दीजिए। उत्तराखंड में ही लागू भी हो गया समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। इसमें मुस्लिम सबके क्या कहता है कि हम लोग विवाह में उस लोग का तलाक का सिस्टम है। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि 1 से ज्यादा शादी नहीं करना है, लेकिन मुस्लिम में ऐसा है कि आप 4 शादी, 3 4 शादी कर सकते हैं। तो मुस्लिम कहता है, यहाँ पे धर्म लाता है, कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ मेरा देखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, तो उनके धर्म के अनुसार वो 3 4 शादी कर सकता है। लेकिन उसके धर्म में ये भी लिखा हुआ है कि चोरी करने पर हाथ काट दिया जाए, चोरी करने पे हाथ काट दिया जाए। तो उसको अगर हाथ काटा जाएगा तो कभी कहेगा मालूम है कि नहीं नहीं, आप मेरा क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, आप हमको उस समय क्या दीजिए, कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए। और यहाँ पे तलाक के मामला में और शादी के मामला में नहीं नहीं, हमको क्या कीजिए, हमको धर्म के अनुसार दीजिए। तो कहीं ना कहीं यही वाला सिस्टम हो गया कि जो कहता है कि क्या हटा दीजिए, बहुत आदमी कहता है कि क्या हटा दीजिए। कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जनजाति को क्या दे दिया जाता है, आरक्षण दे दिया जाता है। तो हम कहते हैं आरक्षण तो हटा देंगे, लेकिन जाति शब्द भी हटा देंगे। बोलिए, आरक्षण देने में हम सरकार दे सकता है, लेकिन जाति ही हटा दे, जाति के अनुसार ना आरक्षण है। आप भी चमार, पंडित जी भी चमार, सब एक जाति, चमार दुसार पंडित जी टोला सब एक जाति, तो वो नहीं मानता। यही सेम स्थिति यहाँ है। यहाँ कहता है कि तलाक में हमको क्या दे दीजिए, तलाक में हमको मुस्लिम के धर्म के अनुसार दे दीजिए। और हाथ जैसे चोरी करने पे हाथ काटना है, तो वहां पे हमको क्या दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसार दीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 44 में क्या हो गया, ये समझ गए, वसीयत वगैरह इसमें होता है, तलाक, गोद लेना, वसीयत, ये सब होता है। अब समझिए अनुच्छेद 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, देखिए इतना तो समझते होगा, इंग्लिश आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 45 कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चा को क्या किया जाए, सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा देगा। ये पहले डीपीएसपी में था, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको राज्य के ऊपर क्या था, वाद्य नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 86वां संविधान संशोधन करके, संविधान में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके इसको क्या बना दिया गया, इसको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। समझते चलिएगा। अब देखिए ये क्या चीज में था, डीपीएसपी में था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य की जिम्मेवारी है कि उसको निःशुल्क शिक्षा दे। आर्टिकल 45 यही कहता है। समझ गए। आगे देखिए, इसमें एक और सिस्टम है कि जो 6 वर्ष से कम की उम्र है, यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चा, ऐसा बच्चा जो 0 से 6 वर्ष के है, उसको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा कौन देगा, सरकार देगा। तो आप ये आर्टिकल 45 समझ गए होइएगा। अब देखिए आर्टिकल 46 क्या कहता है। आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST हो गया, या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा जाति जो भी हो, उसको क्या किया जाएगा, एक विशेष प्रावधान दिया जाएगा। यही से निकाल कर क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। ये भी डीपीएसपी का भाग है। क्या चीज का भाग है, डीपीएसपी का भाग है।
और 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 समझिए। 47 क्या कहता है कि राज्य जो है ना पोषा आहार देगा। जो आप लोग को क्या मिलता है, अभी देखिए अभी एग्जाम क्या चल रहा है, जैसे हम लोग का एग्जाम होता है उसी अभी मोदी जी और राहुल गांधी का एग्जाम चल रहा है। एक उठा कह रहा है कि हम 5 किलो के राशन के बदला 10 किलो देंगे, वो ही नहीं सोच रहा है कि 10 किलो राशन दे उसके बदला रोजगार दे दे हम, कि कोई आदमी आपको राशन के लिए लालुक न हो। हालांकि उस सरकार जो है पोषा आहार जो देता है, जो आपके खाने योग्य सामान देता है, वो डीपीएसपी के ही तहत देता है, अनुच्छेद 47 के तहत। शराब और नशीली दवा, जैसे कि आप एक कफ सिरप था कॉरेक्स, उसको क्या कर दिया सरकार, बंद कर दिया। तो शराब और नशीली दवा को सरकार बंद कर सकता है, क्या चीज के तहत, डीपीएसपी के तहत, नशीली दवा को। जैसे कि बिहार में अभी शराब बंद है लेकिन यूपी में चालू है, तो बिहार वाला क्या अपनाया, डीपीएसपी अपनाया, अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में शराब बंद है, आप इसके लिए कहां नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है। 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन, वो सरकार क्या करेगा, बढ़ावा देगा। इसको देखिएगा, इसमें भी बड़ा विवाद है। आर्टिकल 48 हो गया है, कृषि एवं पशुपालन। कृषि और पशुपालन को सरकार क्या देगा, बढ़ावा देगा। और जो आर्थिक रूप से क्या देता है, वैसा पशु जो आर्थिक रूप से सहायता देता है या जो दुधारू हो, उसको सरकार वध से क्या करेगा, रोकेगा। जैसे कि इस पे एगो बड़ा विवाद है, गाय आर्थिक रूप से क्या देता है, दूध देता है, दुधारू है, इसलिए उसके हत्या पर रोक है। वो क्या चीज के तहत, डीपीएसपी के तहत। इसीलिए गाय को जो मारता है उसको क्या किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई किया जाता है। लेकिन इसका एगो मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट में गया तो कहा कि आर्थिक दुधारू गाय है, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर दे तब तो क्या हो गया, तब तो उसका कोई यूज नहीं है। तो फिर पता है क्या हुआ, न्यायालय ने कहा कि गाय भले ही दूध ना दे, लेकिन गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये सभी क्या है, आर्थिक रूप से सहयोग करता है। इसलिए गाय की हत्या पे क्या किया गया है, रोक लगाया गया, यानी कि आर्टिकल 48 के तहत है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, 48 में एगो और है, 48 क क्या कहता है कि वन्य, 48 का जो क है वो कहता क्या है कि पहले सुन लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण एवं वन्य जीवन, पर्यावरण एवं वन्य जीव। अब देखिए ये अनुच्छेद क्या था, ये 48 था। 48 का क क्या कहता है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव, मतलब कि ऐसा जो पर्यावरण, जैसे कि एगो पेड़ होता है, एगो पेड़ पौधा होता है जो आर्थिक रूप से सहयोग देता है, जैसे कि धान, गेहूं, चावल, आटा, मरीच, हल्दी, मरचा, प्याज, लहसुन, ये सब आर्थिक रूप से सहायता देता है। लेकिन ऐसा जंगल, जो जंगल है, जैसे कि बिहार में आप कहाँ चले जाइए, वाल्मीकि नगर चले जाइए, आप हर एक जगह जाइएगा तो आपको उत्तराखंड में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, सब लोग अपना जंगल रखा। पर्यावरण का भी सुरक्षा राज्य का अधिकार है, वैसा पर्यावरण एवं वन्य जीव एवं वन्य, उसका भी संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। कथी के तहत, 48 क के तहत। लेकिन 51 क में भी कुछ कहा गया है, और आर्टिकल 51 क में क्या कहा गया है कि आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होता है, जिसमें आपको 3-4 चीज मानना बाध्य है, लेकिन 11 को है मौलिक कर्तव्य। पहले 0 था, फिर 10 हुआ, फिर एगो जोड़ के 11 हो गया। तो मौलिक कर्तव्य में है कि पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन्य की रक्षा करना आप व्यक्ति का भी मौलिक अधिकार है। ये क्या चीज के तहत, आर्टिकल 51 क के तहत। और आर्टिकल 48 क के तहत क्या है कि पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा करना राज्य की जिम्मेवारी है। यानी कि समझ गए, एक बार और इसको समझिए। 48 हो गया। 48 क्या कहा कि
पशुपालन और कृषि को सरकार बढ़ावा देगा। ये तो आप समझ गए। अब 48 में एगो क है जो कह रहा है कि पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा। लिख लीजिए, पर्यावरण, वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा कौन करेगा? वन्य जीव की रक्षा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? यहाँ सरकार कर रहा है, लेकिन आपका रक्षा कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। लेकिन यही आपका 51 अनुच्छेद में आ जाएगा। 51 के क में क्या लिखा गया है कि ये आपका मूल ड्यूटी है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है, ड्यूटी है, अधिकार में अंतर हो जाता है। इसमें कह रहा है कि पर्यावरण वन्य की रक्षा सरकार नहीं व्यक्ति भी करेगा, यानी कि आप लोग का भी अधिकार है कि आप पर्यावरण की रक्षा करें। समझ गए? अब अनुच्छेद 48 तक कंप्लीट हो गया। आइए अनुच्छेद 49 समझते हैं। 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व का चीज, राष्ट्रीय महत्व का चीज, जैसे कि पुरातन तत्वविदों, राष्ट्रीय महत्व का चीज, फोर्टी 49 है राष्ट्रीय महत्व का चीज, जैसे कि पुरातन तत्वविद हो गया, इमारत हो गया, इमारत हो गया, पुरातत्वविद हो गया, पुरातत्वविद हो गया, इसका भी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये अनुच्छेद 49 का। और इसमें और क्या कहा, अगर आगे चलिएगा तो 51 अनुच्छेद क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कि सरकार कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगी। यानी कि पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या था? एक साथ था, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया। और इसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया? कह गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है। अब बचा 51। और 51 अनुच्छेद क्या कहता है इसे देख लीजिए, लास्ट आपका अनुच्छेद यही है। और इसका 51 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें क्या करेगा? संधि बनाएगा। हाँ, संधि बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा? देखिए और सर का भी क्लास है, इसलिए थोड़ा जल्दी समझिए। 51 का जो क है ना, वो आपको 11 को ड्यूटी है, मूल ड्यूटी है। उसका हम अनुच्छेद नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ना, जब आपको क्या पढ़ाएंगे, जब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ाएंगे तो पहले मूल ड्यूटी बता देंगे, जो आपका 11 को कर्तव्य है, फिर इसको खत्म करेंगे। इसको देखिए क्या कहता है 51 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, संधि, यानी कि शांति, ये सब बनाए रखने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। ये कौन कर रहा है? आर्टिकल 51। एक आइए अब इसको रिवाइज करते हैं, एकदम शुरू से रिवाइज कीजिए। पहले देखिए अनुच्छेद 1 से 4 राज्य के भूभाग हो गया, याद करते चलिएगा, एकदम रिवीजन करके एकदम पढ़ना है, तो इसको भूल गए तो समझ जाइएगा। अब 5 से 11 क्या हो गया? सिटीजनशिप हो गया, यानी कि नागरिकता हो गया, नागरिकता हो गया। अब देखिए 12 से 35 आपका क्या हो गया? फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार हो गया। अब हम लोग आज क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े 36 से 51 क्या पढ़े? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या पढ़े उसको देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 क्या पढ़े? राज्य की परिभाषा, याद करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। 36 क्या पढ़े? राज्य की परिभाषा। अब 37 क्या पढ़े? चलिए याद करते चलिए, याद थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बताते चलिए। देखिए कमेंट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा क्या कीजिए आगे बढ़ाते चलिए। 37 कहा राज्य की परिभाषा कहा, इसको आप न्यायालय के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको न्यायालय देगा ही। 38 क्या कहा? 38 कहा कि न्यायालय इसको बाध्य नहीं कर सकते। 38 क्या कहा कि क्या है? सामाजिक आर्थिक कल्याण के अभिवृद्धि से लाया गया है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण, समझ जाइएगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण के लिए। 39 क्या कहा? 39 याद कीजिए क्या कहा कि महिलाओं एवं पुरुषों को समान क्या होगा? वेतन मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब 39 का क भी था, याद कीजिए 39 का क भी था। 39 का क क्या बोला कि सामाजिक क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस मिलेगा,
और क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं एक चीज याद कीजिए, यहाँ तो न्याय मिल ही गया, साथ साथ महिलाओं और पुरुषों का समान ये भी मिल गया। लेकिन 39 का क अगर याद कीजिएगा तो आपको याद करना, थोड़ा सा यहाँ जाइए, आपको फिर से याद दिला दे। देखिए यही था आपका 39 का, यानी कि क्या कर रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि, यानी कि आपको क्या मिलेगा, विधि की सहायता निःशुल्क मिलेगा। यहाँ विधि कानून, समान न्याय एवं विधि निःशुल्क, समझ गए। 40 याद कीजिए क्या किया, 40 कहा क्या, चलिए लिखते स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा, एकदम ऐसे रिवीजन करना। अनुच्छेद 40 क्या कहा, तो क्या कहा, ग्राम पंचायत का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, जो अभी हम बताए थे अम्बेडकर और गांधी के बीच क्या था, विवाद था। 41 क्या कहा, याद कीजिए, 41 क्या कहा, दमन, द से कुछ दशाओं में सरकार क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, कुछ दशाओं में सरकार आपको हेल्प करेगा। म से मनोचित, यानी कि आपका क्या हो, महिलाओं का प्रस्तुति हो या आपका मानसिक स्थिति खराब ना हो तो आपको क्या किया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा, उसका भी वेतन मिलेगा। मनोचित व्यवस्था, मनोचित स्थिति में। 43 याद कीजिए क्या कहा, न से, यानी कि आपको निर्वाह योग्य क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, इसमें क्या था, तो निर्वाह योग्य मजदूरी में देखिए क्या होता, यही होता है डिजिटल बोर्ड में दिक्कत। हमको तो मन करता है इसको फोड़ दे, लेकिन फोड़ नहीं ना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी तो हो गया, अब निर्वाह योग्य मजदूरी में क्या था, तो आपको क्या करेगा, सलाह लेगा आपसे, और क्या होगा, कहीं ना कहीं आप क्या खोल सकते हैं, आपको बताए थे अभी हम कि आप वहां पे क्या बोल सकते हैं, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। याद करते चलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सहकारी समिति का गठन। 44 क्या कहा, 44 क्या कहा, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। 45 क्या कहा, 45 याद कीजिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा। 46 क्या कहा, 46 आगे बताइए, 46 कहा कि ये तो हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क शिक्षा। लेकिन 46 याद कीजिए कि क्या कह रहा था, तो 46 कह रहा था कि क्या करेंगे, कहीं ना कहीं राज्य जो है, याद कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा, हम भी थोड़ा उसको भूल रहे हैं। 46 कह रहा था कि ऐसा कार्य आपको पोषाहार, शराब, इस सब में क्या करेगा, सरकार उसको प्रतिबंध करेगा। 47 क्या कहा, तो 47 क्या कहा, राज्य ऐसे चीज का भी रक्षा करेगा जो क्या हो, जैसे कि आप देखते हैं नशीली शराब, इस सबको क्या करेगा, प्रतिबंध करेगा। 48 में 2 गो था, 48 था, फिर 48 का क था, फिर 49 था, फिर 50 था, फिर 51 था। 50 में क्या था, तो 50 में कहीं ना कहीं क्या था, पुरातन तत्वविदों की रक्षा करेगा, जो आपका क्या है, धरोहर। 51 क्या था, तो 51 के में क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को कायम रखेगा। आपका आज का क्या हो गया, यहाँ देखिए, आज का क्या टॉपिक था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका कंप्लीट हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 1 से लेके 51 तक कंप्लीट हो गया। अब जो चालू होगा 52 से, ये जो है ना, राष्ट्रपति के बारे में होगा, यानी कि राष्ट्रपति अभी हम लोग का कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उनका शासन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय विधि द्वारा होता है कि क्या होता है, ऐसा होता है कि नहीं सबको वोट देना होगा, यानी कि, और अगर उसमें देखेंगे तो कैसा राष्ट्रपति का शासन होता है, उसमें कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कौन वोट देता है, ये सब बड़ा अच्छा टॉपिक है। और जब पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि आपको पता चले कि अगला दिन क्या आने वाला, अंदर से क्या हो, एक अलग ही जुनून हो, अरे भाई आज क्या सीखेंगे। और जिस दिन आप ऐसा करना सीख गया, उस दिन समझिएगा आप क्या होगा, सफलता के सीढ़ी पार करते चल रहा है। और एक बात और, आप अगर लाइफ में छोटी मोटी चीज में क्या उलझ के रह जाइएगा, आप तितलियों का पीछा क्यों करते हैं, आप ऐसा बागवानी ही लगा दीजिए ना कि तितलियां अपने आप आएगा पीछे पीछे, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से क्या होइए, सफल होइए, दरोगा बनिए, बिहार पुलिस बनिए, यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, कहीं से इससे अलग कहीं कुछ नहीं पूछेगा, और लाइफ में क्या होइए, सक्सेस होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए, इसको शेयर कीजिए, अच्छी चीजों को प्रमोट करना सीखिए, सारा चीज आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।